नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था। 28 साल बाद इस केस में सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला आया, जिसमें कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है, लिहाजा सभी 32 आरोपियों को बरी किया जाता है। इस केस में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत कल्याण सिंह जैसे कई लोग अभियुक्त बनाए गए थे। कोर्ट का फैसला आने के बाद भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर देखी जा रही है। आज देश भर में कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जश्न मनाया। इसी क्रम में रीवा में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी देखी गई। रीवा स्थित बीजेपी कार्यालय अटल कुंज में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, बीजेपी जिला अध्यक्ष अजय सिंह व तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं द्वारा जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। लखनऊ हाई कोर्ट के फैसले ने ये साबित कर दिया है कि सांझ को आँच नहीं आ सकती है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे, आडवाणी जी, जोशी जी, उमा भारती जी, जयभान सिंह पवैया जी और तमाम बहुत से संत समाज के बहुत से वरिष्ठ नेता, हमारे रीवा के रामविलास वेदांती जी, सभी ने राम जन्मभूमि में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, इसके लिए आंदोलन किया था, राम जन्मभूमि आंदोलन। और उस आंदोलन के दौरान बड़े ही गलत तरीके से उनको आरोपी बनाने का एक षड्यंत्र किया गया था। और आज लखनऊ हाई कोर्ट के फैसले ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है और इससे ये साबित हो गया कि राम जन्मभूमि में भगवान राम का मंदिर बनना तो आवश्यक था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में सारा मार्ग प्रशस्त भी कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन भी कर दिया। लेकिन जिस गलत तरीके से हमारे मूर्धन्य वरिष्ठ नेताओं को आरोपी बनाया गया था, आज लखनऊ हाई कोर्ट ने उनको भी पूरी तरह से बरी करके ये साबित कर दिया है कि राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ जितना भी आंदोलन था वो वास्तव में जन भावनाओं से जुड़ा हुआ और भारत की जनता की आस्था का सम्मान करने के लिए किया गया आंदोलन था। और उसमें किसी भी प्रकार की किसी ने कानून को तोड़ने का काम नहीं किया था। इसलिए आज पूरे देश में खुशी की लहर है। जिस तरीके से 5 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का शिलान्यास किया था, उस दिन जितनी खुशी थी, लगभग उसी प्रकार की खुशी आज पूरे देश में हमारे वरिष्ठ नेताओं के बरी होने पर है। रीवा जिले में ऑनलाइन सिस्टम की गड़बड़ी की खबर मिलने पर जीएसटी विभाग का छापा रीवा जिले के 2 जगहों पर पड़ा। जानकारी के अनुसार अधिकारियों द्वारा बजरंग नगर और अंगूरी बिल्डिंग में छापामार कार्रवाई की गई है। अधिकारी द्वारा बताया गया कि ऑनलाइन सिस्टम में कुछ कमी होने के कारण इन 2 जगहों पर जीएसटी की धारा 67(2) के तहत छापामार कार्रवाई की गई है। जांच के बाद जो भी सबूत सामने आते हैं उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आप भी सुनिए अधिकारी ने क्या कुछ कहा। ये मेसर सुधांशु मौली शुक्ला और मेसर्स फिजियोलॉजी सॉल्यूशन के यहाँ जीएसटी की धारा 67(2) के तहत कार्रवाई है। एक प्रकार से रेड की कार्रवाई है। कुछ ऑनलाइन सिस्टम में कुछ कमियां मिली है, जिसके आधार पर हम लोग सर्च कर रहे हैं। तो क्या लगता है सर कि कुछ निकल के आया अभी तक? नहीं, अभी तो स्टार्ट हुई है कार्रवाई और जो भी निकल के आएगी आपको बताया जाएगा। कहाँ कार्रवाई करेंगे? नहीं, इनका व्यावसायिक प्लेस यही बताए हैं और एक अंगूरी बिल्डिंग में, तो वहाँ भी हमारी एक टीम है कार्रवाई कर। सर क्या पद है? मैं राज्य कर अधिकारी SK साकेत, राज्य कर अधिकारी एंटी विजन ब्यूरो सतना संभाग और सागर संभाग। रीवा शहर में जहां एक और बेखौफ अपराधी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने से नहीं कतराते, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस भी मुस्तैदी के साथ अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। दरअसल रीवा अमहिया थाना क्षेत्र में हुई चाकूबाजी की घटना के बाद SP राकेश सिंह ने घटना को गंभीरता से लेते हुए अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के निर्देश दिए, जिसके तुरंत बाद थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने SI ऋषभ सिंह बघेल और स्टाफ के साथ मिलकर
देर रात आरोपी अनस अंसारी एवं एक नाबालिग को घेराबंदी कर पकड़ लिया है। वारदात में प्रयुक्त किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। वहीं थाना प्रभारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि घायल के पिता ने थाने आकर जानकारी दी कि हमारा बेटा घर आ रहा था, तभी आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर हालत में रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिस पर पुलिस तत्काल ही संजय गांधी अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी लेते हुए 307 का मामला पंजीकरण कर आरोपियों को घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया है। कल रात को जो है राम नरेश चौरसिया जी ने थाने आके रिपोर्ट लिखाई थी कि मेरा बेटा जो है यहाँ पर एक गार्डन के पास रात को घर आ रहा था, जितेंद्र चौरसिया जिसका नाम है, तो कुछ लोगों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया है। तत्काल हॉस्पिटल पहुंचकर जानकारी ली गई, जिसमें संबंध में ज्ञात हुआ डॉक्टर से बात की गई कि एक चोट जो उसके पेट में लगी हुई गंभीर है। थाने आकर 307 का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया। लाला अंसारी करके एक आरोपी का नाम सामने आया था और अनस अंसारी करके, उसको हमने तत्काल गिरफ्तार कर लिया। उसका एक साथी है, उसकी उम्र के संबंध में अभी कुछ डाउट है, उसको भी जो है हिरासत में लिया गया, अभिरक्षा में लिया गया है और विवेचना की जा रही है मामले की। रीवा में सरहंगों के द्वारा आए दिन मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। बढ़ते हुए अपराध ये गवाही दे रहे हैं कि अपराधियों में अब कानून व्यवस्था का जरा भी खौफ नहीं है। दरअसल रीवा जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र के नौबस्ता चौकी अंतर्गत मध्यपुर निवासी एक युवक अन्नू सिंह पटेल के ऊपर सोनरा गांव के कुछ सरहंगों ने पुरानी रंजिश को लेकर लाठी डंडे से प्राणघातक हमला किया। पीड़ित के द्वारा ऐसे आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही पीड़ित के वाहन में तोड़फोड़ की गई है, जिसमें अन्नू सिंह पटेल के सर सहित अन्य स्थानों पर चोट लगी है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के चलते घायल के परिजनों सहित ग्रामीणों के द्वारा नौबस्ता चौकी का घेराव किया गया था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना के बाद आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। घायल युवक ने बताया कि मारपीट के बाद उसके सर पर 19 टांके लगे थे। साथ ही पीड़ित के बोलेरो वाहन को आरोपियों ने जेसीबी से तोड़ दिया था। कोरोना काल में जहां सामान्य दिनों की अपेक्षा होने वाले अपराधों के आंकड़े में गिरावट देखी गई, तो वहीं ऑनलाइन ठगी, साइबर क्राइम तेजी से बढ़ गया। इसके साथ ही धोखाधड़ी का मामला भी बढ़ता नजर आया। बता दें कि भारतीय जीवन बीमा में पैसा जमा करने को लेकर एक महिला के साथ ठगी की गई। महिला ने एसपी ऑफिस पहुंचकर कार्यवाही की मांग की है। महिला ने बताया कि दिवाकर तिवारी नाम के एक शख्स जीवन बीमा का कार्य करते हैं। उनकी किश्त भी महिला नियमित रूप से जमा कर रही है, लेकिन 4 महीने पहले दिवाकर तिवारी द्वारा बताया गया कि कुछ पैसे फिक्स भी कर दो, डबल लाभ होगा। तब महिला ने उसके झांसे में आकर 26,000 रुपए नकद दे दिए, जिसके बाद और रुपए की वह मांग करने लगा। दिवाकर तिवारी के द्वारा और रुपयों की मांग की गई और अब जमा किए गए रुपयों का रसीद नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, महिला ने आरोप लगाया है कि उनके साथ मारपीट एवं गाली गलौच भी की जाती है। इसके साथ ही कमरा खाली करने की भी धमकी दी जा रही है। मेरी मांग है कि मेरा जो ये चीज़ गहना और जो पैसा है तो वापस कर दे। कौन पैसा लिया और क्या? मकान मालिक ने लिया है पैसा जमा करने के लिए और पैसा दे नहीं रहा है। एजेंट भी है। किस कंपनी में पैसे जमा करने? LIC में है। कब लिया था? आज 6-7 महीने हो गया। 3-4 महीने से पैसा मांग रहे, बहुत परेशान करके रखा, मारता, गाली गलौच भी करता है। घटने की शिकायत आप किए पहले? जी, सामान नाका में भी किए, यहाँ एसपी ऑफिस में भी 2 बार कर चुके, तीसरी बार कर रहे हैं। क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन करते हैं, कहते हैं कि सुनवाई होगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। कब की घटना है ये? ये अभी 15-20 दिन पहले की है। एसपी ऑफिस में आया था तो बोले कि सुनवाई होगी, तो कहीं कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। कितना पैसा जमा किया रहा? जमा किए थे 26,000 रुपये, 4,000 का गहना भी दिए थे। बढ़ते हुए अपराध के साथ साथ समय समय पर अपराध की तहकीकात पूरा न होने से लोग परेशान हैं। न्याय के लिए वह जिला मुख्यालयों में चक्कर लगा रहे हैं। बता दें कि 16 जून को सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत अंकित सिंह नाम के युवक का शव बरामद किया गया था। आज एसपी ऑफिस पहुंचकर परिजनों ने आरोप लगाया है कि युवक की हत्या कर दी गई थी। परिजनों के द्वारा पहले भी कथित हत्या के विरोध में ज्ञापन दिया गया था, लेकिन आज कोई कार्यवाही नहीं की गई। इससे पहले 17 अगस्त को हत्या के विरोध में ज्ञापन दिया गया था। परिजनों का आरोप है कि युवक की धारदार हथियार से हत्या कर करंट में फेंक दिया गया था, जिससे यह लगे कि युवक की करंट लगने से मौत हो गई। जबकि परिजनों की माने तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है और परिजन चाहते हैं कि इस पूरे मामले पर कार्यवाही हो।
ज्ञापन देने आए श्रीमान जी, मेरा नाती अंकित अपनी बुआ के यहाँ शादी में आया था 13 जून को। 14 को बारात थी, 15 को विदा हो गई। 16 तारीख को उसके फूफा ने यहाँ रीवा में छोड़ने के लिए कहा तो राघव नृत्य कला स्कूल के पास छोड़ दिया। वहीं से धीरेन्द्र उसके परिवार का भैया है तो कहा कि दूध वाली गाड़ी से मत जाओ, मैं तुमको कल ले चलूँगा। उसको पकड़ ले गया घर और रात को एक घटना किया कि उसको 4-5 स्थानों में करंट लगाया गया और घसीट कर 11,000 केबिल में सीढ़िया से तरी से ऊपर 11,000 में रखा गया। हमने आया तो अस्पताल गए, उसकी लाहौर देखा, फिर श्री कोतवाली गए 12 बजे रात। तो श्री कोतवाली के ओंकार प्रसाद त्रिपाठी एवं डाहिया रामपाल डाहिया ने हमको हटा दिया, कहा जाओ तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, फिर कल आओ। कल गए नहीं लिखा, परसों गए नहीं लिखा और जांच विवेचना में किस आधार से जांच कर रहे हैं, आज तक कोई दंडात्मक कार्रवाई श्रीमान जी नहीं की गई। मेरे नाती की हत्या जानबूझकर की गई। रीवा शहर के कलेक्ट्रेट भवन तक प्रदर्शन कर दलित आदिवासी संगठनों ने रीवा कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति एवं प्रदेश के राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि रीवा जिले में हो रहे आदिवासी दलितों की हत्या, अत्याचार एवं अमर शहीद बिरसा मुंडा की प्रतिमा तोड़ने वालों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दंडात्मक कार्यवाही के संबंध में ज्ञापन दिया है। प्रदर्शन के माध्यम से समस्त आदिवासी संगठन एवं समस्त आदिवासी समाज के लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से अन्य कई मांगे रखी हैं, जिसमें मुख्य रूप से यही है कि बिरसा मुंडा की मूर्ति तोड़े जाने के संबंध में स्थानीय थाना प्रभारी व उनकी टीम ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा तोड़ी है। प्रतिमा के अंग भी तोड़कर बोरी में भरकर अपने साथ ले गए हैं। उल्टा प्रशासन ने मुकदमा भी आदिवासी दलितों के खिलाफ लगा दिया है, जिससे समाज में काफी आक्रोश है। शहर की एवं जिले की मुख्य समस्याओं पर भी मांग पत्र सौंपा गया है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून को लेकर जिले में कांग्रेस ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। पिछले दिनों गुड़, त्योंथर, देवतालाब सहित अन्य विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के प्रदर्शन आयोजित किए गए। रीवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष ग्रामीण त्रियोगी नारायण शुक्ल एवं शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू के साथ अन्य कांग्रेसी ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाले धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। आज सिरमौर विधानसभा में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद राजमन पटेल, जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष सहित कांग्रेस पदाधिकारी और सैकड़ों आमजन सम्मिलित हुए। धरना प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कानून के विरोध में जनता को जागरूक किया। सतना जिले के सिंहपुर थाने के भीतर पुलिस की गोली से युवक की मौत और शव के अंतिम संस्कार को लेकर आया अवरोध समाप्त हो गया है। जिला और पुलिस प्रशासन, कांग्रेस विधायक पीड़ित परिवार के बीच हुई वार्ता सफल होने के बाद परिजनों ने अपने पैतृक गांव नारायणपुर पहुंचकर शव का अंतिम संस्कार किया। पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद व 1 लाख रुपए की तत्काल मदद दी गई है। मृतक की पत्नी को आंगनवाड़ी में सहायिका की नौकरी देने का वादा किया गया है। आपको बता दें कि पूरे मामले की न्यायिक जांच के साथ पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित कर अलग से मामले की जांच के आदेश हुए हैं। पिछले 72 घंटे से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के आवास में मृतक का पूरा परिवार शरण लिए हुए था और मृतक की लाश पिछले 36 घंटे से गृहग्राम में रखी हुई थी। परिजन लाश को लेने को तैयार नहीं थे और आक्रोश बढ़ रहा था। परिजनों ने अपनी मांगे जिला प्रशासन के सामने रखी। आज कलेक्टर और नवागत पुलिस अधीक्षक पीड़ितों से मिले और बातचीत करके उन्हें समझाकर मामला शांत कराया। एसपी धर्मवीर सिंह और जिला कलेक्टर अजय कटसेरिया ने विधायक के घर सुबह पहुंच गए थे। हम सभी जानते हैं कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और परिवार की मांग थी, मृतक के परिवार की, कि निष्पक्ष जांच हो। इसके लिए एसआईटी का गठन किया जा रहा है, जिसमें जिले के बाहर के अधिकारी रहेंगे। माननीय मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से न्यायिक जांच पहले से चल रही है और जो मृतक के परिजन जो लीड देंगे उसके आधार पर जांच और कार्रवाई हेतु मृतक के परिजन सहमत है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने राहत कोष से तत्कालिक सहायता 10 लाख रुपए की पीड़ित परिवार को दी है। रेड क्रॉस सोसाइटी से अंत्येष्टि के लिए, संबल योजना से में मृत्यु सहायता के लिए और साथ ही कंपनसेशन माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से इनको मिलना है। हम जानते हैं कि ये बहुत बड़ी क्षति है और इससे परिवार जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो सकती, पर तात्कालिक सहायता के लिए और विपत्ति की स्थिति में मनोबल बना रहने के लिए ये आवश्यक है।
कोरोना महामारी में आम जनता की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण दर दर की ठोकरें खाता दिख रहा है। वहीं कुछ लोग ग्रामीण जनों को लोन दिलाने के नाम पर ठगी करते दिख रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शहडोल जिले से सामने आया जो कई बैंकों से लोन दिलाने के नाम पर भोले भाले ग्रामीणों के साथ ठगी करते थे, जिसका शहडोल पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, जिसमें एक महिला भी शामिल थी। जहां आम आदमी अपने काम के लिए बैंकों से लोन लेता है, सामान्य व्यक्ति को मिलने वाला बैंकों से कर्ज की जटिल प्रक्रिया का फायदा उठाकर कई स्वीकृत को कमाई का जरिया बनाने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। इस गिरोह को एक दंपत्ति चलाता था, जो भोले भाले लोगों से करोड़ों की धोखाधड़ी और ठगी का शिकार बनाता था। वहीं इस मामले में 28 सितंबर को फरियादी बालकरण बैगा ग्राम मठिया ने कोतवाली में आकर लिखित शिकायत की। उसने आवेदन में अमित कुमार जैन व उसकी पत्नी गिरोह के साथ मिलकर फरियादी के साथ गलत तरीके से कई अलग अलग बैंकों से लोन स्वीकृत इनके द्वारा किया जाता था। लिखित शिकायत में आवेदक ने बताया कि भाई लोगों ने मिलकर कई लोगों के साथ लोन दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा किया। आवेदक ने अमित कुमार जैन, उनकी पत्नी योगिता जैन, अनूप कुमार शर्मा, अजय सेन, रावेंद्र कुमार सेन, रोहित उर्फ मनीष सेन के द्वारा फरियादी के साथ गलत तरीके से कई अलग अलग बैंकों से लोन स्वीकृत कराकर लोन से प्राप्त राशि को स्वयं हड़प लिया गया। फरियादी बालकरण बैगा के अतिरिक्त अनेक फरियादियों ने भी इस प्रकार की शिकायतें पुलिस के समक्ष प्रकट की। शिकायत मिलते ही पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। विभिन्न आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन अपराध पाए जाने के अनुक्रम में प्रथम दृष्टा अपराध पाए जाने से अपराध इस प्रकरण कायम किया गया है। 10 आवेदकों की ओर से प्रस्तुत शिकायत के आधार पर 3 आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए और अपराधियों की तलाश शुरू की गई। इस अपराध में पुलिस ने महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से कई फर्जी दस्तावेज भी पुलिस ने जब्त किए हैं। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। जी बताइए, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि हमारे जिले के 2-4 शिक्षक लोग ठगी के शिकार हुए और उनने अपने साथियों के साथ में कोतवाली थाने में और सोहागपुर थाने में हमारे रिपोर्ट करी कि साहब हमारे साथ में अमित जैन, उसकी पत्नी और उसके साथी लोगों ने काफ़ी सारा फर्जीवाड़ा किया है। हम लोगों के नाम से लोन लिया है और हम लोगों के नाम से लोन लेने के बाद जो है वो करीब 20 करोड़ रुपए के आसपास का फर्जीवाड़ा का केस सामने आया। इस पर से पुलिस थाना कोतवाली में 2 अपराध पंजीबद्ध हुए हैं। अमित जैन और उसके साथियों के खिलाफ है। इसमें लगभग 6 आरोपी हैं और एक थाना सोहागपुर में मुकदमा कायम हुआ है। रमेश दिन उसमें फरियादी है। इसमें पूरा शॉर्ट में मामला अगर मैं दोनों थानों का कहना चाहूँ तो वो ये है कि इन लोगों ने फर्जी कंपनियां बनाई। उन फर्जी कंपनियों के विभिन्न बैंकों के माध्यम से इन लोगों के नाम से लोन लिए, वाहन लिए, वाहनों का उपयोग ये खुद करते रहे। वो लोन का भी इन लोगों को जो फरियादी हैं हमारे, उनको कुछ रकम मिली, बाकी सारी रकम ये खुद उसको खाते पटाते रहे, सारे कागजात अपने पास रखे रहे। और ये लोग जब ठगी के शिकार हुए और जब इनको ऊपर रिकवरी निकलने लगी बैंकों की, तब इनने आके पुलिस को रिपोर्ट किया। इसमें मास्टरमाइंड कौन है? पुलिस ने 3 मामले पंजीबद्ध किए हैं और हमने अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस रिमांड लिया है। बहुत सारे हमको ट्रांजेक्शन के कागज और एक दिन में 100 बार ट्रांजेक्शन के सारे सबूत मिले हैं। बाकी चीज़ें हम विवेचना में। इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड कौन है और अभी तक पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड अमित जैन है, जो काफ़ी साथी आदमी है। वो MBA किया हुआ है, LLB किया हुआ है और पल पल में वो गुमराह करता है, झूठ बोलता है और वही इसका मास्टरमाइंड है। उसने ही अपनी पत्नी को और अपने सारे साथी को इसमें इन्वॉल्व करते हैं। कितनी राशि की ठगी का मामला है सामने? कितनी राशि का है? ये लगभग 20 करोड़ रुपए का मामला है। लगभग 19 लाख से ज़्यादा का है। और अभी तक जो हमने इसमें देखा है तो एक मामले में लगभग 12 लाख रुपए की ठगी है और एक केस में लगभग 5 लाख रुपए की ठगी है और एक और केस है उसमें भी एक कार की गड़बड़ी किया है। वो कार जो है वो एक खुद उपयोग कर रहा है। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।